चलिए सर एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑटम 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल के भी दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कहता है सरफराज इज अ सोल प्रोप्राइटर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सेल्स टैक्स लॉ की रोशनी में डिस्कस whether each of the following individual entities is an associate of सरफराज और नॉट। तो सेल्स टैक्स लॉ में आपने एसोसिएट की डेफिनेशन देखी गई? देखी है बस। सेल्स टैक्स लॉ में हमने एसोसिएट की डेफिनेशन देखी है गई? यस सर। डेफिनेशंस लास्ट सर सेल्स टैक्स लॉ में अगर हम एसोसिएट की डेफिनेशन सर्च करें ये हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ की एसोसिएट की डेफिनेशन आ रही है। तो सवाल में क्या कहता है कि हमें ये देखना है कि ये चार लोग एसोसिएट है या नहीं। पहला है जानजेब, he has been working as an accountant for the past 20 years and has been responsible for filing the sales tax return of both सरफराज and his business। सर जानजेब सरफराज का एक एम्प्लॉय है। अगर तो आपने ये डेफिनेशन रीड की होगी, इसमें एक पॉइंट नंबर 2 आ रहा है कि 2 person shall not be associate solely by the reason of the fact that 1 person is employer, both the person are employer of that person। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कभी भी एसोसिएट नहीं होते हैं, ना सेल्स टैक्स लॉ में होते हैं ना इनकम टैक्स लॉ में होते हैं। इनकम टैक्स लॉ में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे के एसोसिएट नहीं होते। तो यही इसके सोल्यूशन में भी लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6A, 2 person cannot be associated solely by the reason of the fact that one is employee of another, therefore Janzeb is not an associate। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, फला लिमिटेड कहता है सरफराज ओन 20% शेयर्स इन फला लिमिटेड while his mother owned 30% shares in फला लिमिटेड। देखो सरफराज के पास 20% शेयर्स है फला लिमिटेड के और उसकी अम्मी के पास 30% शेयर्स है फला लिमिटेड के। सर ये एसोसिएट है? यस सर। अगर आप इंडिविजुअली या इनडायरेक्टली मिला जुलाकर 50% शेयर होल्डिंग ओन कर लेते हो किसी कंपनी में तो फिर वो कंपनी आपके लिए एसोसिएट बन जाती है। ये एसोसिएट की डेफिनेशन में पॉइंट नंबर ई में आ रहा है। क्या शेयर होल्डर इन कंपनी and the company where the shareholder either alone or together with associate or associates, एक पर्सन अलोन या अपने एसोसिएट के साथ मिलाकर किसी एक कंपनी के 50% या उससे ज्यादा वोटिंग शेयर्स रखे तो फिर कंपनी और शेयर होल्डर एसोसिएट बन जाता है। यही बात यहां लिखी होगी कि a shareholder in a company can be associate where the shareholder either alone or together with associate control 50% or more of the voting power in the company। In the given scenario, Sarfaraz together with his mother hold 50% shareholding in FL, so FL is associate of Sarfaraz। फिर तीसरा है सारा। सारा is the adopted daughter of Sarfaraz's wife Fatima। Sarah was adopted by Fatima before her marriage to Sarfaraz। कह रहे इसकी वाइफ से शादी से पहले इसकी वाइफ ने डॉटर अडॉप्ट की हुई थी। एसोसिएट की डेफिनेशन में रिलेटिव भी आ रहा होगा। अब रिलेटिव की डेफिनेशन देखें तो रिलेटिव की डेफिनेशन का मतलब है कि एंसेस्टर डिस्केंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपके स्पाउस का भी जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो आपका रिलेटिव है तो एसोसिएट है। Adopted child falls under the definition of relative, therefore Sara is also the associate of Sarfaraz। और लास्ट है उम्मीद ट्रस्ट। Sarfaraz is one of the trustee of Umeed Trust। The trust was established to oversee the operation of orphan house। सर एसोसिएट की डेफिनेशन में ट्रस्ट वाला कोई पॉइंट आ रहा है? A trust and any person who benefit or may benefit under the trust। A trust and any person who benefits और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट। क्या लगता है इसको देखकर कि सरफराज ट्रस्ट का एसोसिएट है?
सर बेनिफिट्स तो बेनिफिशियरी को मिल रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा पढ़ के लग रहा है और ट्रस्टी है और नहीं है सर। कि सरफराज ट्रस्टी है, सरफराज ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी नहीं है। देख लेते हैं आईकेएम ने क्या किया है। Trust and any person who benefit or may benefit on the trust shall be associate in the given scenario. Although the beneficiaries are orphaned, UT may be an associate of Sarfaraz if he is deriving any benefit from the trust. ये तो जबरदस्ती की बात कर ली कि सरफराज अनाथ है और वहां से बेनिफिट ले रहा है तो उसको एसोसिएट बने। और इस सवाल का जो पार्ट बी है वो अगेन स्ट्रेट थ्योरी का सवाल है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न अलोंग विद द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग सच रिटर्न। हमने कुछ 3-4 देखे होंगे, एक मंथली होता है, एक एनुअल होता है, क्वार्टरली सेमाइनली तो मुझे याद नहीं आ रहा वैसे होगा, आप कह रहे थे जितना याद आ रहा है कि सेल्स टैक्स के थ्योरी में ना इसका पूरा एक बॉक्स बना हुआ है। मंथली और एनुअली तो याद आ रहे हैं, कोई पता नहीं क्वार्टरली कौन सा कह रहे हैं हम लोग। ये रहा ना, मंथली रिटर्न के केस में 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए 18 की डेट है। स्पेशल रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, ये यही पूरा टेबल एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। हाँ क्वार्टरली तो कोई आ ही नहीं रहा इसमें, सेल्स टैक्स लॉ में कौन सा क्वार्टरली है। वो उस वक्त आता है जब एफबीआर कोर्ट जो है ना आपको नोटिस वोटिस इशू करके एसआरओ इशू करके कंपेल करे, अदरवाइज नॉर्मली ये सब पे अप्लाई नहीं होता। ये वाले तो रिटर्न नॉर्मल है ना सर। तो ये हमारे पास ऑटम 2023 की अटेम्प्ट थी। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।